आज की हमारी मूवी सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिससे पुलिस सवाल जवाब कर रही थी। उसके ऊपर आरोप थे कि वो अनाथ बच्चों को किडनैप करता है और उन्हें इलीगल फाइट्स के लिए ट्रेन करता है। इन आरोपों के चलते सबने इस आदमी को गलत समझा। हालांकि इसके पीछे की सच्चाई कुछ और थी, जिसे समझने के लिए हमें 10 साल पीछे चलना होगा। एल स्टैंग, एक ऐसा नाम जो कभी एमएमए फाइटिंग की दुनिया में एक जाना माना चेहरा था, आज एक मामूली ड्राइवर बन चुका है। पहले उसकी ताकत और टैलेंट से अपोनेंट रिंग में आने से डरते थे, लेकिन आज उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका है। उसकी खुशियों के दिन सालों पहले बीत चुके हैं और अब उसे जीवन की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कई परेशानियों और मुसीबतों ने उसे माइनिंग कंपनी में ड्राइवर की नौकरी करने को मजबूर कर दिया। उसे दिन रात एक ट्रक चलाना पड़ता है, जो बहुत थकाऊ और कम पैसों वाला काम है। इससे उसे मुश्किल से अपना पेट भरने के लिए खाना मिलता है और अपनी पुरानी आदतें जैसे सिगरेट पीने की आदत को बनाए रखने के लिए वो किसी भी हाल में काम करता रहता है। एक रात जब वो खदान से ट्रक लेकर वापस आ रहा था तो रास्ते में अचानक एक बड़ा पत्थर उसके रास्ते में दिखाई देता है। ये पत्थर आमतौर पर चोर खदान में आने वालों का रास्ता रोकने के लिए डाला करते थे। एल उनकी चाल समझ जाता है। वो सोचता है कि शायद उसे फिर से पुराने दिनों की तरह उनकी पिटाई करके उन्हें सबक सिखाना होगा। लेकिन जैसे ही वो ट्रक से बाहर निकलता है, उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है। जब उसने पलट कर देखा तो ये आवाज एक बच्चे की थी, जो लकड़ी से उसे डराने की कोशिश करता है और उसे अपनी जेब खाली करने को कहता है। एल स्टैंग हंसते हुए कहता है कि तुम मेरा क्या ही कर सकते हो। लेकिन तभी उसके ऊपर एक के बाद एक दर्जनों बच्चे अटैक कर देते हैं। उनमें से एक एल के सिर पर पत्थर मार देता है और उनके हाथों में जो लगा वो उसे लेकर वहां से फरार हो गए। एल घायल हो चुका था। उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि कुछ बच्चों ने मिलकर उसे पीट दिया। अपना इलाज करवाने के लिए वो हॉस्पिटल गया। अस्पताल में उसका सबसे अच्छा दोस्त फैन उसे बताता है कि अस्पताल में कोई दवाइयां नहीं है और बाकी सभी कर्मचारी 9 महीने से सैलरी ना मिलने के कारण हड़ताल पर हैं। अब एल के पास कोई काम नहीं था क्योंकि उसने अपना ट्रक खो दिया था। अगर उसे पैसे नहीं मिलते तो वो अपना घर भी खो देगा और सड़क पर आ जाएगा। अब एल के पास एकमात्र रास्ता था कि वो अपने पुराने दोस्त जिम से मदद मांगे। उसका दोस्त जिम अब एक गैंगस्टर बन चुका है, लेकिन बचपन में वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों ने साथ मिलकर खूब पैसे कमाए थे। एल कहता है उसे पैसों की बहुत जरूरत है। सब ठीक होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। लेकिन जिम एक लोन शार्क था। उसे पता था कि लोग इतनी आसानी से पैसा नहीं लौटा पाते। जिम ने कहा, मैं तुम्हें पैसे उधार नहीं दूंगा, लेकिन हम दोनों मिलकर एक क्लब खोल सकते हैं। तुम क्लब की कोच बन जाओ और मैं सारी अरेंजमेंट करूंगा। इससे तुम्हारी लाइफ फिर से आसान हो जाएगी। एल ने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि क्लब के लिए उसे कुछ फाइटर्स चाहिए थे जो उसके लिए रिंग में लड़कर लोगों को एंटरटेन कर सकें। अगले दिन एल जिम के कुछ गुंडों के साथ उन बच्चों को पकड़ने खदान में जाता है जिन्होंने उसे लूटा था। वो जानता था कि ये बच्चे एमएमए फाइटिंग के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन उनमें जबरदस्त एनर्जी थी। अगर इन्हें सही दिशा मिल जाए तो ये बहुत अच्छे फाइटर बन सकते हैं। एल उन्हें साथ चलने को कहता है और उनसे वादा करता है कि आज के बाद उन्हें पेट भरने के लिए दोबारा ये चोरी चकारी वाले काम नहीं करने पड़ेंगे। ये सुनते ही बच्चे साथ चलने के लिए मान जाते हैं। वो उन्हें ट्रेनिंग देने लगता है और उन्हें 3 समय का खाना भी देता है ताकि वे ठीक से काम कर सकें। लेकिन कुछ दिनों बाद जब एल जिम से मिलने शहर जाता है तो एल को पता चलता है कि जिम को नकली दवाइयां बेचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है। अब एल के पास इन बच्चों को ट्रेन करने के लिए पैसा नहीं था और जो पैसे उसने बचाए थे वो भी इस उम्मीद में गवा दिए कि जिम उसकी मदद करेगा। एल को उन बच्चों को बताना पड़ा कि उसके पास उन्हें खिलाने के लिए राशन पानी नहीं है। वो बच्चों को क्लब को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वे जिद्दी थे। वे एल से कहते हैं कि वे उसे नहीं छोड़ सकते क्योंकि वही उनका टीचर था और यहाँ से जाकर भी वो कहाँ ही जाएंगे। लेकिन एल जानता था कि ये बच्चे मुसीबत हैं और उसे इनसे जल्दी पीछा छुड़ाना होगा। उसी रात एक ट्रक ड्राइवर एल के पास आता है और बताता है कि उसके बच्चों ने उसे लूटने की कोशिश की। वो उन बदमाशों को पकड़कर अपने साथ लाया था, लेकिन वो डर के मारे ट्रक से बाहर नहीं निकल रहे थे। एल ने उन बच्चों से किसी भी तरह के रिश्ते को नकार दिया, लेकिन मासू नाम का एक लड़का ट्रक पर बैठा चिल्लाने लगा कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये हमें जानते हैं। ड्राइवर अपने नुकसान की भरपाई के लिए एल को एक टेजर गन से जोर का झटका देता है और उसे लास्ट वार्निंग देकर वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह का सूरज जैसे ही उगता है, एल अपने दिल की आवाज सुनता है और उन बच्चों को सही रास्ता दिखाने का फैसला करता है। एल उन्हें कहता है कि वो उन्हें मार्शल आर्ट सिखाएगा, लेकिन उसके लिए उन्हें एक वादा करना होगा। सभी बच्चे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि अब से वह चोरी नहीं करेंगे और कड़ी मेहनत से असली फाइटर बनेंगे। बच्चों के पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वे साइन कर देते हैं और एल को उन्हें खाना और रहने के लिए छत देने के लिए थैंक यू कहते हैं। एल का गोडाउन अब उनका घर बन जाता है। अगले दिन एल शहर जाता है और अपने पुराने मैनेजर से मिलता है।
वो उसे मनाने की कोशिश करता है कि वो उसकी बच्चों के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज करें जिसमें वे हिस्सा ले सकें। एल उसे गारंटी देता है कि उसके बच्चे अच्छे फाइटर हैं और उनसे अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। सौदा तय होता है जिसमें एल को उसकी कमाई का 70% मिलेगा और मैनेजर को उसके हिस्से का 30%। हालांकि सच्चाई ये है कि एल ने अभी तक बच्चों को फाइटिंग के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया है। वो उन्हें सिर्फ फाइटिंग के वीडियोस दिखाता है ताकि वे बेसिक स्टंट्स और मूव्स सीख सकें। इसके बाद वो उन्हें अगले दिन की फाइट के बारे में बताता है। माहू और सू नाम के 2 बच्चे फाइट में हिस्सा लेंगे। ये फाइट असली नहीं होगी बल्कि उन्हें बस फाइट करने की एक्टिंग करनी है। एल का मकसद सिर्फ पैसा कमाना है ताकि बच्चों को 3 वक्त का खाना और ट्रेनिंग के लिए इक्विपमेंट मिल सके। अगले दिन फाइट शुरू होती है लेकिन बच्चों की एक्टिंग इतनी खराब थी कि मैनेजर गुस्से में एल को धोखेबाज कह देता है। भीड़ में हंगामा होने से पहले एल चिल्लाता है कि अब दिखावा छोड़ो और सच में लड़ो। बच्चे उसकी बात मानते हैं और एक दूसरे को असली घूंसे मारते हैं। उनका जोश और लड़ाई का अंदाज ऐसा होता है कि बार में मौजूद लोग एक्साइटमेंट से पागल हो जाते हैं। देखते ही देखते वहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाती है और एल को उसकी प्लानिंग सफल होते हुए दिखाई दे रही थी। लेकिन इन सब में वो ये भूल ही जाता है कि उसके दोनों लड़के एक दूसरे को बुरी तरह पीट रहे हैं। जब वे खदान में वापस आते हैं तो एल को बच्चों की चोटों से निपटना पड़ता है। वो इतने गंभीर रूप से लड़ चुके थे कि उन्होंने एक दूसरे को बुरी तरह इंजर्ड कर दिया। एल उन्हें समझाता है कि अगर इसी तरह लड़ते रहे तो जो पैसे हमने कमाए हैं वो तुम दोनों के इलाज में ही खत्म हो जाएंगे। वो उन्हें अपनी एक्टिंग में सुधार करने को कहता है और समझाता है कि भीड़ में उन्हें कोई कितना भी उकसाए लेकिन कभी अपना आपा मत खोना। इस फाइट से कमाए गए पैसों से वे खाना, नए इक्विपमेंट और नए कपड़े खरीदते हैं। एल को अपने लिए एक उम्मीद की किरण दिखाई दी जो उसने सालों पहले कहीं खो दी थी। समय के साथ बच्चे अपनी फाइटिंग स्किल्स को निखारते हैं। उनकी एक्टिंग भी बेहतर होती जा रही थी। जब भी भीड़ को उन पर शक होता तो वे असली घूंसे मारकर उनके डाउट को खत्म कर देते। धीरे धीरे एल की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ जाती है कि कई बार वो फाइट्स में मौजूद भी नहीं होता था। वो जानता था कि उसके बच्चे सब संभाल लेंगे। एक रात माहू और सू ने क्लाइंट की डिमांड पर चाकू से फाइट करने से मना कर दिया। इससे माफिया और फाइटर्स के बीच में जबरदस्त झगड़ा शुरू हो जाता है। सभी मिलकर उन बच्चों को बहुत पीटते हैं। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि एल को वहां पहुंचकर बच्चों को बचाना पड़ता है। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। दर्जनों गुंडों से घिरा हुआ माहू इतना डर जाता है कि वो उनमें से एक के पेट में चाकू घोंपने की कोशिश करता है लेकिन एल ने उसे समय रहते रोक लिया। तभी वहां उसका दोस्त फैन आ जाता है जो बच्चों को बचाने के लिए उनसे भिड़ पड़ता है। फैन अपनी जान जोखिम में डालकर पुलिस का ध्यान भटकाता है लेकिन इस कोशिश में खुद गिरफ्तार हो जाता है। अगले दिन एल जेल में फैन से मिलने जाता है और वादा करता है कि वो उसे जल्द से जल्द यहाँ से रिहा करवाने की कोशिश करेगा। फैन जो हमेशा से उसका सच्चा दोस्त रहा है एल को समझाता है कि वो गलत रास्ते पर जा रहा है। फर्जी फाइट से पैसा कमाना सही नहीं है। बच्चों को सिर्फ दिखावे के लिए ट्रेन करना उन्हें उनके असली टैलेंट से दूर ले जा रहा है। फैन का सुझाव एल की आंखें खोल देता है। फैन उसे कहता है कि अगर वो एक असली फाइटर तैयार करे जैसा कि वो खुद पहले था तो ना सिर्फ बच्चों का भविष्य सुधरेगा बल्कि असली पैसा भी आएगा। बच्चे भी फर्जी लड़ाइयों से थक चुके हैं। अब उन्हें असली फाइट के लिए तैयार करो। एल अपने पुराने घर जाता है जहां उसकी माँ अकेली रहा करती थी। हमें पता चलता है कि उनकी यादाश्त जा चुकी है। एल उस दिन को याद करके रोने लगता है जब उसके कोच ने उसे धोखे से ड्रग्स देकर उसे चैंपियनशिप से डिस्क्वालीफाई कर दिया था। उसकी माँ ने ऑर्गेनाइजर्स के सामने बहुत हाथ पैर जोड़े लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई और फेडरेशन ने उसका गोल्ड मेडल छीन लिया। एल की माँ ये सदमा सह नहीं पाई और जल्द ही उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। ये एल के लिए फैसले की घड़ी थी। अब सवाल ये था कि क्या वो सही रास्ता अपनाएगा और बच्चों को असली फाइटर्स में बदलकर अपने सपनों को साकार करेगा या फिर वो पुरानी गलतियों को दोहराएगा। देखते ही देखते समय पलक झपकते ही बीत गया। 10 साल बाद एल अब एक नए मुकाम पर है। वो एयरपोर्ट जा रहा है माहू और सू को लेने के लिए जिन्होंने नेशनल चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है। उनकी ये जीत न सिर्फ माहू और सू के लिए बल्कि एल के क्लब के लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उनका क्लब जो पहले खदान के पास एक बंजर जमीन पर था अब शहर के बीचों बीच शिफ्ट हो चुका है। आसपास के लोग अपने बच्चों को इस क्लब में भेजने के लिए बहुत मिन्नतें करते हैं लेकिन एल का टाइम स्लॉट फिलहाल भरा हुआ है और वो इतना ज्यादा बिजी रहने लगा है कि वो किसी को भी टाइम नहीं दे पाता। हालांकि उनकी जिंदगी की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। चैंपियनशिप के कुछ दिन पहले एक पुराना वीडियो वायरल हो जाता है। ये वीडियो उस समय का था जब एल के बच्चे पैसा कमाने के लिए फेक फाइट्स करते थे। इस वीडियो ने स्पोर्ट्स फेडरेशन का ध्यान खींचा और उन्होंने माहू और सू की नेशनल चैंपियनशिप की एंट्री कैंसिल कर दी। उन्हें लगा कि ये बच्चे यूथ के लिए गलत एग्जाम्पल सेट करेंगे। ये खबर एल के लिए एक बड़ा झटका थी। इस वीडियो के बाद एल और उसके क्लब पर फेक फाइटर्स ट्रेन करने के आरोप लगने लगे। कुछ गुमनाम शिकायतों के कारण उसे क्लब को भी टेम्पररी बंद करना पड़ा।
ये उस मेहनत पर पानी फेरने जैसा था जिसे स्टैंग ने अपनी पूरी जिंदगी दी थी। हालांकि एल हार मानने वालों में से नहीं था। उसने फैसला किया कि वो किसी भी हाल में बच्चों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका देगा। उसने माहू और सू को एक दूसरे क्लब में भेजने का फैसला किया जो अपनी क्रेडिबिलिटी के दम पर उन्हें चैंपियनशिप में हिस्सा लेने का मौका दिला सकते थे। हालांकि उसके लिए एल को एक बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ा। उसने बच्चों के मैनेजर की पोस्ट और उनके प्रॉफिट में से अपने हिस्से को छोड़ दिया। जब एल ने बच्चों को ये फैसला सुनाया तो वे बिखर पड़े। उन्होंने कसम खाई थी कि वो किसी और के लिए नहीं लड़ेंगे। बहस इतनी बढ़ गई कि एल ने गुस्से में उन्हें क्लब से निकाल दिया और कहा कि उनका भविष्य अब किसी और के साथ है। मेरे साथ रहोगे तो मेरी तरह बन जाओगे। वो उन्हें समझाता है कि लूजर के साथ रहकर कोई भी चैंपियन नहीं बना। खाना खाने के बाद वो उन्हें वहां से जाने को कहता है। इसके बाद 1 साल गुजर गया। एल अपने क्लब को दोबारा नहीं खोल पाया। जो थोड़ा बहुत पैसा उसके पास बचा था उसने उससे बाकी बच्चों के लिए एक बेहतर जिंदगी सुनिश्चित की। फिर वो अपने पुराने ट्रक के साथ शहर और गांव के बीच सफर करने लगा जहां वो जरूरतमंद बच्चों की मदद करता था। मीडिया वालों ने उसे कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की ताकि उसकी साइड की स्टोरी पूरी दुनिया को पता चले, लेकिन एल ने उन्हें कोई भी इंटरव्यू देने से मना कर दिया। एक दिन वो सू की बहन से मिलने गया। उसकी बहन उन्हीं बच्चों में से थी जिन्हें एक समय उसने रेस्क्यू किया था। सू की बहन ने एल को कई पोस्ट कार्ड दिखाए जो सू ने उसे विदेश से भेजे थे। उसने एल को थैंक यू कहते हुए कहा कि आज आपकी बदौलत मेरा भाई दुनिया घूम रहा है। लेकिन एल ने नोटिस किया कि पोस्ट कार्ड पर सभी स्टैंप एक ही जगह की थी। ये देखकर उसे शक हुआ कि सू विदेश में नहीं है। हालांकि उसने सू की बहन को कुछ नहीं बताया और चुपचाप उसने पोस्ट कार्ड पर दिए गए पते पर जाने का फैसला किया। रात के समय सड़क पर चलते हुए एल ने कार को देखा जिसे एक लड़का लूटने की कोशिश कर रहा था। उसने तुरंत उसका पीछा किया और पाया कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि माहू था। एल ने पिछले 1 साल से उनकी हाल खबर नहीं ली थी और जब उसने उसे इस हालत में देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। पता चलता है कि माहू ने दूसरे क्लब में जाते ही गलत टेक्निक की वजह से खुद को इंजर्ड कर लिया था और फाइट करना तो दूर, अब वो ठीक से चल भी नहीं सकता था। इसलिए उसने मजबूरी में वापस चोरी का रास्ता अपना लिया। इसके बाद एल ने सू का पता लगाया। सू की कहानी भी उतनी ही दर्दनाक थी। एल के जाने के बाद नए क्लब के मालिक ने अपने फाइटर्स की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए उन्हें ड्रग्स लेने के लिए मजबूर किया था। सू ने जब ड्रग्स लेने से इनकार कर दिया तो उसके साथी फाइटर्स ने उसे बुरी तरह पीटा जिससे उसका घुटना भी खराब हो गया। उनकी हालत देखकर एल अंदर से टूट गया। उसे एहसास हुआ कि उसे उन दोनों को इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। गुस्से से भरा एल क्लब के मालिक के पास गया और उसे सबक सिखाने की कोशिश की, लेकिन मालिक और उसके फाइटर्स ने मिलकर एल को बुरी तरह पीटा। उसके कंधे की हड्डी भी उखाड़ दी गई और उसे घुसपैठ करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ दिन बाद एल ने अपने सारे पैसे लगाकर एक टीवी इंटरव्यू कराया। होस्ट ने एल से बहुत तीखे सवाल पूछे और वहां बैठे लोगों को 2 वीडियोस दिखाई गईं। एक वीडियो में हम माहू को देखते हैं जिसे मजबूर करके एल के खिलाफ बयान देने को कहा गया था। वो कहता है कि एल के ऊपर सारे आरोप सही हैं। उसने हमारा फायदा उठाया और हमें रिंग में मरने के लिए छोड़ दिया। वीडियो देखकर वहां बैठे लोग एल पर भड़क पड़े, लेकिन फिर एक दूसरी क्लिप दिखाई जाती है जिसमें वो अनाथ बच्चे जिन्हें एल ने सहारा दिया था क्लब के बंद होने पर रो रहे थे। इस इंटरव्यू में उसने अपनी कहानी बताई कि कैसे उसने बच्चों को चोरी और बुरी आदतों से बचाया और उन्हें एक नया मकसद दिया। उसने बताया कि उसने कभी किसी अनाथ को किडनैप या फाइटिंग के लिए फोर्स नहीं किया। इन बच्चों को ट्रेन करके उसने सड़क पर एक और चोर पैदा होने से बचाया है। उसने ये भी आरोप लगाया कि दूसरे क्लब के मालिक ने माहू को झूठा बयान देने के लिए फोर्स किया है और वो अपने फाइटर्स को इलीगल ड्रग्स देकर उन्हें कंपटीशन में भेजता है। ये सुनते ही मीडिया में सनसनी फैल गई। इस इंटरव्यू ने सबका ध्यान खींचा और दूसरे क्लब पर इन्वेस्टिगेशन बैठाई गई। जल्द ही वो पकड़े गए और मीडिया के दबाव के चलते उस क्लब के ऑनर को सू और माहू को अपने कॉन्ट्रैक्ट से आजाद करना पड़ा। कुछ हफ्तों बाद सू ने रिहैब से बाहर निकलकर अपने घुटने का इलाज करवाया। उसकी पहली कोशिश थी माहू से मिलना, जो अपने पिछले क्राइम्स की वजह से जेल में था। दोनों भाई चुपचाप बैठे रहे और आंखों ही आंखों में एक दूसरे को दिलासा दिया। सू ने माहू से वादा किया कि वो एल की मेहनत को बेकार नहीं जाने देगा। सू ने खुद को पूरी तरह फाइटिंग के लिए डेडिकेट कर दिया। 2 साल की कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद सू नेशनल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा। उस रात पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज रहा था। लाखों लोग टीवी पर यह मुकाबला देख रहे थे और जेल में माहू भी अपनी सेल से ये देख रहा था। उसका अपोनेंट बहुत स्ट्रांग था, जिसकी वजह से उसे शुरू के कुछ राउंड्स में बहुत परेशानी हुई, लेकिन फाइनल राउंड में सू ने उसे नॉकआउट कर दिया। सू ने वो कर दिखाया जो कभी सिर्फ एक सपना लगता था। उसने चैंपियनशिप बेल्ट जीत ली। हमें बताया जाता है कि कुछ सालों बाद गवर्नमेंट ने एल के क्लब को दोबारा खोलने की परमिशन दे दी। लोगों का उस पर भरोसा दोबारा कायम हो गया। माहू भी जेल से रिहा हो गया और उसने फिर से अपनी प्रोफेशनल बॉक्सिंग का करियर शुरू किया।
एल स्टैंग की कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की है जो मुश्किल हालातों में भी हार नहीं मानते। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर सही दिशा में मेहनत और विश्वास के साथ बढ़ा जाए तो हर सपना सच हो सकता है। माहू और सू ने साबित कर दिया कि संघर्ष और मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम नया वीडियो लाएं आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।